Hello friends, welcome to Paralegal Study. Friends, BABG 171 अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर जो हमारा कोर्स है, तो उससे रिलेटेड जो मैंने नोट्स बनाए थे और जिन भी लोगों ने नोट्स बाय किए हैं, तो उन सब का जो भी मुझे रिस्पॉन्स मिला, सबसे पहले तो उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोगों का जो ये एक ट्रस्ट है और एक जो हेल्दी जो एक रिलेशनशिप बन रहा है हमारे बीच, मीन्स आपको ये यकीन है कि ये जो चैनल है ये बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो जितने भी आपके रिस्पॉन्स मुझे मिलते हैं, पॉजिटिव जो आपके फीडबैक हैं, उन सभी के लिए थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने नोट्स बाय किए हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि कैसे इनको पढ़ना होता है। वैसे तो मैं जब कोई नोट्स लेता है तो मैं मैसेज में भी उनको बताता हूँ कि किस तरीके से इनको पढ़ना है, बट फिर भी डेमो के रूप में मैं आपको दिखाता हूँ। तो खैर ये तो एक पूरा PDF मतलब पूरी ई बुक के फॉर्म में ये नोट्स हैं, लेकिन मैं कोई एक यूनिट उठाता हूँ आपको डेमो के रूप में कि कैसे आपको पढ़ना है। तो जैसे फ्रेंड्स, हमारी एक ये यूनिट है जो यूनिट 10 लैंड एंड स्मॉल होल्डिंग्स। तो सपोज़ आपने जिन्होंने भी जैसे नोट्स लिए हैं, तो कैसे इस पूरे मटेरियल को या इस पूरी ई बुक को कैसे पढ़ना है, तो वो मैं आपको इस पूरा 10 यूनिट जो है लैंड एंड स्मॉल होल्डिंग्स उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ, और आप यही चीज़ हर चैप्टर में फॉलो करें। इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन नोट्स को और साथ में लेक्चर को अपना साथ सुन के चलेंगे, तो फिर आपको मैं 110% ही गारंटी देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा, और आपके पास इतना कुछ कंटेंट होगा लिखने के लिए उस समय कि आप इजीली पेपर को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमें कि कैसे इसको पढ़ना है। तो देखो, सपोज जैसे आपने यूनिट उठाई 10 कि लैंड एंड स्मॉल होल्डिंग्स, तो सबसे पहले क्या करो, आप एक एक टॉपिक पे फोकस करो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मीन्स हड़बड़ में नहीं पढ़ना है। जैसे आपने एक टॉपिक उठाया, ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब जैसे देखो, इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि अंबेडकर के जो थॉट है ना, वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी को लेके और लैंड होल्डिंग्स को लेके उनके जो थॉट हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, और उनके जो थॉट हैं वो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम्स में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको वो सॉल्व कर सकते हैं। तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन, तो एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरीके से लिखना है। तो ये नोट्स जो बनाने का जो फॉर्मेट जिस हिसाब से मैंने बना रखा है, आप उसी फॉर्मेट में अगर एग्जाम में लिखेंगे, जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है लैंड एंड स्मॉल होल्डिंग्स को, तो इसी फॉर्मेट में आप वहाँ पे लिखें। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने देखा कि अंबेडकर के जो थॉट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, स्पेशली जो हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और लैंड होल्डिंग्स को लेके। ये एक बेसिक चीज़ हुई। दूसरा जैसे टॉपिक आपने इसमें है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी। तो ये एक थोड़ा डाटा है जो आपको ध्यान रखना है। अब इसको किस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, सिंपल से पॉइंट, जैसे कि इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में, हमारी सेकंड रैंक है। दूसरा, अराउंड 16.5% जो GDP है वो एग्रीकल्चर सेक्टर इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिया जो टॉप 3 नेशंस में आता है, जो कॉटन, वीट, टी, राइस, शुगर केन, ये सब फसल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स हम उगाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है रूरल पीपल के लिए, और अराउंड 50% जो आप कह सकते हो वर्क फोर्स है वो समहाउ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है या इंगेज्ड है। और 2/3 हमारी जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है। तो अब ये एक डाटा आपको मिल गया, ठीक है, कि सेकंड रैंक है हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, अराउंड 17% GDP में कंट्रीब्यूशन है, और वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे हम ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। एग्रीकल्चर एक बैकबोन है रूरल इंडिया के लिए। 2/3 जो पीपल हैं वो डिपेंड है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है इंडिया कंट्री इंडिया कंट्री ओवरव्यू 2008, ये जो रिपोर्ट है ये कहीं ना कहीं बताती है कि जो इंडिया में एग्रीकल्चर में स्टिल बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मीन्स इंडिया में जो एग्रीकल्चर में जो तरीके जो फॉलो किए जाते हैं, जो प्रैक्टिसेस जो एग्रीकल्चर में फॉलो की जाती हैं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं।
ठीक है। और इसीलिए हम अंबेडकर को पढ़ रहे हैं ना कि इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करें। तभी हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में कि उनके जो व्यू हैं वो हमारी बहुत हेल्प करेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमी और जो लैंड होल्डिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में। तो ये इंट्रो हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी हमारा टॉपिक हो गया। फिर है सप्रेशन ऑफ फार्मर इन द कॉलोनियल पीरियड। तो बहुत ईजी नोट्स में ये सारी चीज़ें मेंशन हैं कि कॉलोनियल जो पीरियड था ब्रिटिश के टाइम पे, उस समय फार्मर्स का किस तरीके से सप्रेशन हुआ, किस तरीके से फार्मर्स को दबाया गया। तो इसमें कुछ पॉइंट निकालोगे तो जैसे कि इंडियन इकोनॉमी मीन्स ब्रिटिश टाइम पे अगर हम देखें, ब्रिटेन के लिए जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या था, एक तो रेवेन्यू, दूसरा उनके लिए मेन सोर्स था एक्सपोर्ट, मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को वो यहाँ से एक्सपोर्ट करके और बाहर भेजते थे। तो एक्सपोर्ट एक तो उनके लिए ज़रूरी था और एक रेवेन्यू। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे लगाया। और सबसे पहले जो लैंड रेवेन्यू जो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था वारन हेस्टिंग ने, ठीक है। तो वारन हेस्टिंग जो उन्होंने सबसे पहले टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया था एग्रीकल्चर सेक्टर में, और बहुत ह्यूज टैक्स जो है कॉलोनियल टाइम पीरियड में लगता था। फिर कुछ टैक्स के नाम हैं जैसे जमींदारी जो है वो बंगाल में, रेयतवाड़ी इन मद्रास एंड बॉम्बे एंड महलवारी इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। तो मीन्स टैक्स के अलग अलग ये नाम हैं जो उस समय लगते थे। फिर हम बात करें कि पूरा जो बीच में होता क्या था कि जैसे मुगल टाइम पे हम देखें तो लोकल जो पंचायतें थी उनको कुछ अधिकार दे रखे थे, लेकिन ब्रिटिशर ने ये सारे अधिकार ख़त्म कर दिए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीके से मेडिएटर जो होते हैं, बिचौलिए आप कह सकते हो, जो उनको नियुक्त किया गया ताकि वो टैक्स को, रेवेन्यू को कलेक्ट करें ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो पॉइंट जितने भी मैंने आपको बताए, ठीक है, ये है सप्रेशन ऑफ द फार्मर्स इन द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें वो है अंबेडकर फिलॉसफी ऑन लैंड टैक्सेशन एंड लैंड रिफॉर्म। तो ये टॉपिक है, तो इसमें भी सेम आप इजीली इसमें बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ है कि लैंड रिफॉर्म और रेवेन्यू जो सिस्टम है जो ब्रिटिश ने जो इंट्रोड्यूस किया था, उस सिस्टम्स में बहुत उस सिस्टम में बहुत ज़्यादा लूप होल्स थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने जो लैंड रिफॉर्म और रेवेन्यू सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था ना, ये यूरोपियन मॉडल के ऊपर किया था। मीन्स जो यूरोप में जो उस समय लैंड रेवेन्यू होता था, जिस हिसाब से वहाँ पे लैंड रिफॉर्म होते थे, वही वो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। तो अंबेडकर ने यही कहा कि ये जो इन्होंने लैंड टैक्सेशन और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे ब्रिटिशर के टाइम पे, उन सभी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उन सब के कारण क्या हुआ, जो इंडियन फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई। तो ये अंबेडकर का व्यू है। इसी में आगे अंबेडकर ने एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम है स्टेट एंड माइनॉरिटी। उसमें वो हम एग्रीकल्चर से, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताते हैं कि कैसे होना चाहिए हमारे यहाँ पे एग्रो इकोनॉमी। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि बेसिक इंडस्ट्री जैसे एग्रीकल्चर भी इसी में आएगी, वो स्टेट के द्वारा ही रन की जाए। इसके अलावा एग्रीकल्चर भी स्टेट इंडस्ट्री ही देखे। और फिर जैसे जो इंश्योरेंस और अदर जो जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ओनर, टीनेट, मतलब इन सब के राइट जो हैं वो भी सरकार प्रोटेक्ट करे। क्योंकि अंबेडकर से पहले कभी किसी ने फार्मर के राइट को उस हिसाब से प्रोटेक्ट करने की बात नहीं की जो अंबेडकर ने बोला। अंबेडकर ने कहा कि फार्मर्स को भी हमें सेम, जैसे उनको हेल्थ फैसिलिटी, उनको पेंशन और ये बहुत सारी उन्होंने रिफॉर्म्स बताए कि ये सब हमें करने, सरकार को करने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि जो ज़मीन है वो किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में ना होके सरकार अपने हाथ में ले सारी ज़मीन को, और कलेक्टिव जो फार्मिंग है, कलेक्टिव फार्म्स के ऊपर उन्होंने जोर दिया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे बेसिक जो नीड होती है, चाहे वो सप्लाई वो वाटर, ठीक है, खाद प्रोवाइड करना, सीड, ये सब जो हैं वो सरकार ही इसको फाइनेंस करे। और सरकार फिर जो टैक्स लगाए, जो मतलब रेवेन्यू के रूप में जो सरकार के पास जो पैसा आएगा, उस पैसे का यूज़ करके वो डेवलपमेंट कराए। तो ये कुछ पॉइंट हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा नोट्स में कि वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ब्रिटिश के जो ये टैक्सेशन और लैंड रिफॉर्म थे उसमें बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि वो यूरोपियन मॉडल के ऊपर वो बेस थे। और फिर उन्होंने बोला कि किस तरीके से उन्होंने सुझाव दिया कि ये चीज़ें स्टेट जो देखेगा अगर, तो वो चीज़ें हमारी एग्रो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ तक आपका ईजीली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आगे वो कुछ और फर्दर रिफॉर्म की बात करते हैं।
तो उसमें वो कहते हैं कि जैसे लैंडलेस लेबरर, इसका मतलब वो कहते हैं कि जैसे हम एम्प्लॉयर जो होते हैं उनको प्रोविडेंट फंड मिलता है, इसलिए इसके अलावा कंपनसेशन मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो सिंपल सी बात हम बात करें, उन्होंने कहा कि जो लैंडलेस लेबरर है ना, इनको भी ये सारी स्कीम्स मिलनी चाहिए। एक ये भी इन्होंने रिफॉर्म की बात की। लैंड रिवेन्यू के बारे में इन्होंने ये कहा कि जो लैंड रिवेन्यू है ना वो इलास्टिक होना चाहिए। इसका मतलब वो फिक्स और रिजिड नहीं होना चाहिए। ब्रिटिश के टाइम पे क्या था कि वो फिक्स रेवेन्यू लेते थे, चाहे फिर मॉनसून आए, चाहे कोई फ्लड आए, कुछ भी आए। लेकिन अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, लैंड रिवेन्यू शुड बी इलास्टिक। मीन्स कि भाई जहाँ पे कभी लग रहा है फसल ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया, कहीं पे फसल ख़राब होगी तो रेवेन्यू नहीं लिया। तो लैंड रेवेन्यू को लेके उन्होंने जो रिफॉर्म की बात की, उन्होंने कहा कि वो इलास्टिक होना चाहिए। फिर लैंड रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि जो ज़मीन है वो वीकर सेक्शन को, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एक सीलिंग का मतलब ये होता है कि एक फिक्स रेंज में रख दिया जाए कि भाई इतनी ज़मीन से ऊपर आप अपने पास नहीं रख सकते, और जिनके पास भी उतनी फिक्स ज़मीन से ऊपर की ज़मीन है वो सारी लेकर के किनको दे दी जाए, जो पुअर पीपल हैं, जो मार्जिनलाइज डिप्रेस्ड जो वर्ग हैं। तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ये रिफॉर्म उन्होंने बोला, और कोऑपरेटिव फार्मिंग पे उन्होंने जोर दिया। तो ये स्टेट, पहले हमने देखा कि स्टेट को क्या क्या करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स, और फिर उन्होंने कुछ अदर रिफॉर्म्स भी उसमें इंक्लूड किए जो लेबर से रिलेटेड, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, और कोऑपरेटिव फार्मिंग्स पे उन्होंने जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो लैंड है वो पूरी कंट्रोल कौन करे, स्टेट, इसलिए नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड की उन्होंने बात की, है ना। तो आपका जब उनका व्यू आएगा तो आपको बिल्कुल ये नोट्स को फॉलो करके, जिस पैटर्न पे मैं आपको बता रहा हूँ बस इसी पैटर्न पे आपको चलते जाना है। कुछ भी आपको आपको इग्नू का मटेरियल देखने तक की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अंबेडकर फिलॉसफी ऑन स्मॉल होल्डिंग्स। देखो, इन्होंने ये बोला है कि स्मॉल होल्डिंग्स मतलब अपने यहाँ पे आपने देखा होगा कि ज़मीन जो है वो बहुत थोड़ी है किसानों के पास। आपके पास भी ऐसा होगा, आप भी अगर किसान या ऐसे परिवार से हैं तो आप पाएंगे कि आपके पास ज़मीन दादा के पास थी, वो फिर बट के फादर चाचा इन लोगों में चली गई, फिर आपके पास और कम आई। इस तरीके से हमारे यहाँ ज़मीन जो है वो बहुत कम है। तो उसको लेके उनका क्या व्यू अम्बेडकर का, तो पहले तो उन्होंने बेसिक सा बताया कि यहाँ पे इंडिया में ज़मीन का होना एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, और इंडिया में ज़्यादातर जो ज़मीन मतलब जो किसानों के पास या पीपल्स के पास जो ज़मीन है वो स्मॉल होल्डिंग्स के रूप में ही है। तो उन्होंने स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज़, ये एक पेपर पब्लिश किया था 1918 में। उसमें वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी होल्डिंग शुड बी अंडरस्टैंड नॉट ओनली द कंजप्शन पॉइंट। वो जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये बोलना चाह रहे हैं कि स्मॉल होल्डिंग्स में हमें ये समझना होगा कि भाई बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मीन्स आप कितना वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आपके पास उतना आउटपुट है भी या नहीं, क्या फिर आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ज़मीन पे, क्या उसमें उतनी ही रिकवरी आपकी पैसे की हो रही है या नहीं। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स को हमें इन एंगल से समझना होगा, ठीक है, और तभी हम इसके रिफॉर्म्स की बात कर पाएंगे। तो इन्होंने रूट में जाके इन्होंने बात की है कि कैसे जो छोटी छोटी जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं उससे लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है, और कहीं ना कहीं किसान जो इन्वेस्ट करता है इन छोटे छोटे, मान लो उसके पास एक एकड़ ज़मीन है या इस तरीके से 1 किला है, 2 किले, इस तरीके से अगर ज़मीन है तो वो जितना इन्वेस्ट उस पर करता है उतना क्या उसको रिजल्ट, उसको प्रॉफिट मिल रहा है। ये सारी चीज़ें भी पहले देखनी होंगी सरकार को। ये एक छोटा सा उनका व्यू है यहाँ पे, फिर वो सॉल्यूशन आगे देंगे। अब आगे चलते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ अंबेडकर इन इंट्रोड्यूसिंग लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म को लेके उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, एक तो ऊपर हमने जो पॉइंट देखे थे आप वो भी इंक्लूड कर दें, ठीक है। जो हमने देखा था कि वो किसानों को भी पेंशन, और वो यहाँ पे सेम वही चीज़ बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो टीनेंट्स हैं, याद रखना दोस्तों, टीनेंट्स वो होते हैं जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती। जैसे ज़मीन आपकी है लेकिन आप शहर में आ गए और आपकी ज़मीन पे कोई फसल उगा रहा है ना, एक तरीके से भाड़े पे बट्टे पे देना ज़मीन को। तो एग्रीकल्चर टीनेट्स के राइट्स की उन्होंने बात की, और उन्होंने यही कहा कि जो ये टीनेट्स हैं ये हमेशा से इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो इनको बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जैसे एक वतन सिस्टम था जो महाराष्ट्र में जो फॉलो होता था, उसके तहत ये था कि गवर्नमेंट सर्वेंट को ये बोला जाता था कि आप दिन और रात काम करोगे, और जितना ज़्यादा आप दिन रात काम करोगे उतना आपको हम एक पीस ऑफ लैंड
वतन के रूप में देंगे। तो ऐसी जो स्कीम्स थी, ऐसी जो पॉलिसीज़ थी अम्बेडकर ने उनका भी विरोध किया, है ना। तो यहाँ पे एक बात हमें समझ आ गई कि टीनेट के अधिकारों की जो कभी बात नहीं हुई थी वो इन्होंने अधिकारों की बात की, तो उनका एक ये कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा हमने ऊपर देखा था जो लैंड रेवेन्यू कैसे होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। लैंड रिफॉर्म की हमने बात देखी कि एक सीलिंग लगा देनी चाहिए जिसके तहत इतने फिक्स जो कुछ ज़मीन है इससे ज़्यादा कोई नहीं रखेगा, अदरवाइज़ वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी वीकर सेक्शन में। इसके अलावा अभी हमने बात की जैसे वतन जैसे जो सिस्टम थे उन सब के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। नेक्स्ट है फ्रेंड लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, कि इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरीके के लैंड रिफॉर्म किए हैं। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है कि इंडिया ने आज़ाद होने के बाद कौन से स्टेप उठाए। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म की बात की। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म, रैशनलाइजेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, लैंड फ्रेगमेंटेशन, ये कुछ एक्ट या हम कहें तो ऐसे कुछ तरीके से जमीन या लैंड से रिलेटेड सुधार करने की सरकार ने कोशिश की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में प्रॉपर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ही प्रोविजंस थे। इसके अलावा जो सरप्लस जो लैंड है वो कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन को बांटी गई। और अगर हम बात करें, सरकार ने टीनेट्स जो हैं उनको भी चॉइस दी कि वो अपने हिसाब से जो फसल हैं वो उगा सकते हैं। ये आज़ादी के बाद सरकार ने ये सब स्टेप उठाए। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखो कि इन सब के बावजूद भी अगर हम देखें तो आज के दिन फार्मर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। आज भी फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो फिर लास्ट में ये टॉपिक जो निकल के आता है वो यही है कि रेलिवेंस ऑफ अम्बेडकर, जो हमने ऊपर देखा कि उन्होंने जो लैंड रिफॉर्म, लैंड टैक्सेशन, लैंड होल्डिंग से रिलेटेड जो उन्होंने सुझाव दिए थे, सजेशंस दिए थे, उनकी रेलिवेंस क्या है, ठीक है ना, आज के टाइम पे। तो आप उसको ज़रूर लिखेंगे कि आज के टाइम पे अम्बेडकर के जो व्यू हैं उनकी रेलिवेंस बिल्कुल एब्सोल्यूट रूप में है ना। तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल जो डेवलपमेंट है वो पूरा लैंड से रिलेटेड रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। इसके अलावा स्टेट भी अपने यहाँ पे जो है लैंड से रिलेटेड रिफॉर्म्स और कानून बना सकते हैं। फार्मर, जी मैंने बताया कि फार्मर्स की कंडीशन जो हो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये हमने एक चीज़ देख ली कि इंडिया में अभी प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है। और फिर इसमें ये जब स्टार्ट करके और कुछ पॉइंट फिर आप उनकी रेलिवेंस का लास्ट में डाल दीजिए कि उनकी रेलिवेंस क्यों है। तो उन्होंने वही बोला था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अदर सेक्टर के साथ गवर्नमेंट को ट्रीट करना होगा। फार्मर्स को उनको बहुत सारी जो बेनिफिट हैं और इसके अलावा उनको जो अदर जो पेंशन्स, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब भी प्रोवाइड करनी होंगी। और इसके अलावा जो स्मॉल होल्डिंग्स या जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो एक इनइक्वालिटी जो है उसको हमें रिमूव करना होगा। तो ये थे फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे नोट्स हैं ये। तो अगर आप ये नोट्स और जो लेक्चर आप सुनेंगे और आप इसको रिवाइज़ करेंगे 1 से 2 बार, तो आपको बहुत अच्छा उसका फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। खूब सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें और लड़कियों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।